हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। तो देखिए, कक्षा 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति टॉपिक में आज हम यूरोप में समाजवाद का आना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार कोई भी समाज, उस समाज का जो पुनर्गठन किया जाता है वो एक प्रकार की दूरगामी, या अपन कह सकते हैं लंबे समय तक चलने वाली विचारधारा ही समाजवाद कहलाती है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उनकी तरफ से बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। वैसे देखा जाए तो समाजवादी निजी व्यक्ति की जो संपत्ति है, उस निजी संपत्ति के विरोधी थे। उनका कहना था कि संपत्ति के जो निजी हकदारी की जो व्यवस्था है, उससे समाज में अनेक समस्याओं की संपत्ति जड़ है। उनका विचार था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, जिससे दूसरों को रोजगार मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि जो व्यक्ति संपत्तिधारी हैं, वो केवल अपने मुनाफे का ही मतलब रखते थे। उनके बारे में कभी नहीं विचार करते थे कि उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसीलिए उदारवादियों व समाजवादियों का विचार था कि अगर संपत्ति किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का उस संपत्ति पर नियंत्रण हो तो
संपूर्ण समाज अपने हितों पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे। इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज संपत्ति के बिना नहीं चल सकता है। साथ ही समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी कि कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव या अपन कह सकते हैं सामूहिक उद्योग लगाने के विचार में ज़्यादा ध्यान देते थे। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि फ्रांस में लुई बोलांग चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, लोगों का समूह बनाए, सभी लोग मिलकर के वस्तुओं का निर्माण करें ताकि जो मुनाफा है लाभ प्रत्येक सदस्य को अपने काम के हिसाब से बांट दिया जाए। इसके अलावा कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर जो अधिकार हैं वो पूंजीपतियों का है। वह पूंजीपतियों का मुनाफा है, जो लाभ है वो मजदूरों की मेहनत से मिलता है। लेकिन पूंजीपति लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। अधिक काम के लिए कम मजदूरी दी जाती है। जब तक निजी पूंजी पर इसी तरह के लाभ का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार
नहीं हो सकता है। उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन है, उन शासन को जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा। मार्क्सवाद का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न क्वालिटी का समाज यहाँ संघ का निर्माण करना चाहिए, जिससे सारी संपत्ति पूरे समाज की होगी, जिस पर सामाजिक नियंत्रण व स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को एक साम्यवादी समाज नाम दिया। मार्क्सवाद का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ जो मजदूरों का संघर्ष होगा, उस संघर्ष में अंत में जीत मजदूरों की होगी। उनकी राय में साम्यवादी समाज या कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा, जिसके माध्यम से मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे समाजवाद के लिए समर्थन। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो दोस्तों, समाजवाद के लिए समर्थन तो देखिए 1870 का जो दशक आते आते समाजवादी विचार हैं वो पूरे यूरोप में आग की तरह फैल चुके थे। अपने प्रयासों के माध्यम से समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली। इंग्लैंड व जर्मनी के मजदूरों ने भी अपनी जीवन शैली व कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू किया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने अपने कोष स्थापित किए व काम के घंटों में कमी तथा मताधिकारों के लिए आवाज उठाना इन संगठनों का
प्रमुख गतिविधियां रही। इसके अलावा जर्मनी में भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन मजदूरों का जो संगठन था, इन संगठनों के काफी गहरे संबंध थे। वह संसदीय चुनावों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद भी करते थे। तो देखिए दोस्तों, जो यूरोप में मजदूर अपनी मांगों व अधिकारों को लेकर संगठन बनाने शुरू किए, व इन्हीं संगठनों के माध्यम से वह सरकार के सामने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। 1905 ईस्वी तक ब्रिटेन के समाजवादियों व ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने भी अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम लेबर पार्टी रखा गया। तो देखिए, इस लेबर पार्टी के माध्यम से मजदूर अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन करते हैं तथा फ्रांस में भी एक पार्टी का गठन किया जाता है जिसका नाम सोशलिस्ट पार्टी रखा गया था। लेकिन हम बात करते हैं कि 1914 ईस्वी तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल नहीं हुई। उन्होंने अनेक प्रकार के मजदूरों के संगठन बनाए, लेकिन यूरोप में कहीं भी सरकार नहीं बना पाए। तो देखिए, संसदीय राजनीति की बात करते हैं तो उसमें समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाजवादियों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में चुनाव जीतते रहे। इसके अलावा उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई। तो अपन कह सकते हैं कि समाजवादियों ने अपने संगठनों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनाव जीतते रहे। कानून निर्माण में भी समाजवादियों की भागीदारी बढ़ी, लेकिन
समाजवादी सरकार बनाने में सफल नहीं रहे। तो देखिए, सरकार पर जो दबदबा है वह रूढ़िवादियों, उदारवादियों व रेडिकल समूहों का हमेशा दबदबा बना रहा। तो अपन कह सकते हैं कि यूरोप में जो सरकार का संचालन रूढ़िवादी, उदारवादियों व रेडिकलों के हाथों में था, वही सरकार का संचालन करते थे तथा मजदूर अपने हितों के लिए संघर्ष करते रहे। तो आज इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे रूसी क्रांति। धन्यवाद।